पहला क्वेश्चन है संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। पी एन एस का संबंध जिस तरह से ओ और टी से है उसी तरीके से डी बी एच का संबंध किससे होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो पी एन एस, ये क्या लिखा हुआ है, ओ टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी का क्या हुआ है, ओ हो गया है, मतलब कि -1 करके हम जो है देखो ओ के बाद आता है पी, तो इसी तरह से जो हम पी से ओ पे पहुँचे हैं तो -1 करके पहुँचे हैं। इसी तरीके से एन के बाद ओ आता है, यहाँ पे हम +1 करके पहुँचते हैं, और यहाँ पे एस के बाद टी, मतलब कि यहाँ पे भी हम जो है +1 करके पहुँचते हैं। तो हमारा पैटर्न क्या है, -1 +1 एंड द सेम +1 है। इसको हमें यह जो है अगले वाले में भी यूज़ करना है। तो डी बी एच को हम कैसे लिख सकते हैं, डी बी एच +1 करके हमें जो -1 करना है। डी से पहले जो नंबर होता है वो सी है, ठीक है। -1 करेंगे तो डी के बाद जब एक नंबर और बढ़ा के बी सी, और एच के बाद आई, मतलब कि आई जो है यहाँ पे, हाँ जी, -1 +1 और +1 करके हमने जो है सी आई को लेकर आए हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 64 का संबंध 54 से जिस प्रकार है उसी तरीके से 91 का संबंध हमें फाइंड करना है, किससे होगा। अब देखो 64 और 54, हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 कर दूँ मैं, तो यहाँ पे देखो मिल जाता है मेरा 10। इसी तरीके से 54 है, 54 को मैं क्या कर सकती हूँ, 5 + 4 अगर मैं करूँ तो ये मेरा मिल जाएगा 9। अब देखो इधर से 10 और इधर से 9, यहाँ पे जो है देखो एक का अंतर है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है दूसरे वाले में। देखो 91 है, यहाँ पे देखो 9 + 1 करेंगे हम तो हमारा जो है 10 निकलता है, ठीक है। ऐसी कौन सी डिजिट हमें जो है ऑप्शन से फाइंड करनी होगी जिसका योग जो है 9 हो। अब देखो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि 63 ही है जिससे हम जो है 9 बना सकते हैं। 63 मतलब कि 6 + 3 मतलब कि 9। इसी तरीके से देखो वही वाला हमें जो है मिल गया है, जो कि हमने 64 और 54 में किया था, वही हमने जो है यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो 63 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2/3 का रिलेशन जो है 19/29 से है, ठीक है। जो यहाँ पे रिलेशन है वही हमें यहाँ जो है यहाँ पे रिलेशन लेके इस वाले नंबर को फाइंड करना है। अब देखो 2/3 यहाँ पे दिया हुआ है, 2/3, ठीक है। किस तरह से इसने जो है 19/29 बनाया होगा ये हमें देख लेना है। देखो 2 का देखो क्या करना हो सकता है, हम जो गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 2 की गुणा अगर मैं 10 में करूँ तो मैं जो है 20 तक पहुँच जाती हूँ, ठीक है। 20 तक हम पहुँच जाते हैं। देखो एक करके देख लेते हैं, 2 की गुणा अगर हम 20 तक करें, 2 की गुणा हम 10 तक करें तो हम जो है 20 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें क्या बनाना है, 19 बनाना है, तो -1 कर दें, हाँ जी। इसी तरीके से 3 की गुणा अगर मैं 10 में करूं और -1 कर दें तो क्या मेरा 29 निकल जाएगा, हाँ जी। तो मतलब कि हमारा जो है पैटर्न हमें पता चल चुका है। नंबर की हमें जो गुणा करनी होगी 10 से और माइनस करना होगा 1, ठीक है। ये इसका पैटर्न है। तो वही फिर उसके बाद हमें जो नंबर पता चल जाएगा। 8 की गुणा करेंगे हम 10 में और माइनस करेंगे 1, डिवाइड बाई 7 की गुणा करेंगे 10 में और माइनस करेंगे 1। अब देखो ये हो जाएगा 80 - 1, तो दैट इज़ 79 हो जाएगा, और 70 - 1 दैट इज़ 69 हो जाएगा। ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या को चुनिए। विषम अक्षर संख्या चुनने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है इन सब में एक पैटर्न होगा जो फॉलो होगा 3 में, बाकी एक बचेगा जिसमें पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो पहले वो पैटर्न फाइंड कर लेते हैं। अब देखो पैटर्न क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे AZBY, इसको देखो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। समझ गए आप, मतलब कि यहाँ से जो है आपको ऐसे चलना है और ए के बाद बी ऐसे चलना है। देख लेते हैं दूसरे में भी यही फॉलो होता है या नहीं। हाँ जी, सी के बाद डी आता है, ठीक है। ऐसे पहुँचे ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। इसी तरीके से डब्ल्यू के बाद एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जो है फॉलो होता है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं EVFU, हाँ जी, ई के बाद एफ, यू के बाद वी आता है, तो मतलब कि हमारा जो है पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। अब TGSH, टी के बाद, हाँ जी, एस के बाद टी आता है, टी के बाद ऐसा नहीं आता है, तो यहाँ पे जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से नहीं है, इस तरह से तो मतलब ये तो वैसे जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो ये हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, विषम अक्षर हमें जो है फाइंड करके लेके आना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं को, तो कई बार क्या होता है, एक्चुअली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम संख्याएं ना मान के हमें जो है उनकी प्रैक्टिकल डिजिट पे हमें जो है वर्क करना होता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, 212 है, ठीक है। 2 की गुणा अगर मैं 1 में करूँ, ठीक है, तो क्या मेरा 2 निकलता है, ठीक है, निकलता है ना। इसी तरीके से अगर मैं
3 2 6 है, 3 की गुणा अगर मैं 2 में करूँ तो क्या मेरा 6 निकलता है? बिल्कुल निकलता है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, आपको डिजिट जो नंबर दिए हुए हैं उनकी डिजिट के ऊपर भी आपको जो है फोकस करना होता है। अब 1 1 1 है, मतलब कि 1 की गुणा 1 में करेंगे और तो मेरा जो है 1 आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अगर मैं 1 0 1 का बनाऊँ, 1 की गुणा अगर मैं 0 में करूँ तो क्या मेरा 1 बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। 0 की गुणा अगर मैं 1 में करते हैं तो 1 तो नहीं आता है, 0 आता है। तो मतलब कि ये जो है विषम है, औरों से भिन्न है, और यही हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, 12 है और 144 है। देखो 12 से 144 कैसे बनाया जा सकता है? सबको पता ही होता है कि 12 की गुणा अगर हम 12 में कर दें तो हमारा जो है 144 निकल जाता है। इसी तरीके से 13 का 156 का हम देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, 13 का जो है 156 हम कैसे बना सकते हैं? 13 की गुणा अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप जो है 156 को डिवाइड कर लो 13 से, पता चल जाएगा कि क्या गुणा किससे हुई है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 12 निकल जाता है। तो 13 की गुणा अगर हम 12 में करते हैं तो हमारा जो है 156 निकल जाता है। इसी तरीके से अगर हम 15 का करें, हाँ जी, 15 की गुणा अगर मैं 12 में करूँ, नहीं पता चल रहा तो आप 180 को डिवाइड करके देख सकते हैं 15 से, 15 की। ठीक है, तो 12 ही आता है। तो 15 की गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो हमारा जो है 180 निकलता है। अब पता चल गया है कि पैटर्न क्या है, जो है क्या कर रहे हैं, 12 से गुणा कर रहे हैं। ये जो नंबर है उसकी गुणा कर रहे हैं हम 12 से, तो इसका मतलब हम 16 की गुणा करेंगे हम 12 से। ठीक है, अब देखो क्या आना चाहिए जब 16 की गुणा करेंगे 12 से, 192। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको देखने पता भी चल रहा होगा, 176 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो 192 आना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है और से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? हाँ जी, हमें जो है एक क्रम फाइंड करना है जो इन पांचों में होगा, मतलब कि जो सबसे पहले आएगा और फिर उसके बाद कौन आएगा, ये हमें जो है फाइंड करना है। अब देखो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो भूमिका तैयार होती है। पहले क्या होता है, देखो भूमिका तैयार होती है। ठीक है, भूमिका के बाद जो है विषय सूची बनती है। ठीक है, विषय सूची बनती है भूमिका के बाद। फिर उसके बाद जो है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद फिर जो है अध्याय बनता है। ठीक है, अध्याय के बाद जो है संदर्भ सूची जो है लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट क्रम होगा। तो भूमिका कहाँ है, भूमिका जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, भूमिका हमारी जो है 5वें नंबर पे है। विषय सूची जो है 2 पे है। और प्रस्तावना हमारा जो है 4 पे है। और अध्याय जो है 1 पे है। और संदर्भ सूची जो है 3 पे है। तो 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3 ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे देखो क्या किस तरह से जो सीरीज बनी हुई है ये हमें देख लेना है, तभी हम जो है यहाँ की वैल्यू को हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो TMJ, देखो T है इसका पहले वाला और इसका Q। ठीक है, TQNK, इसको हम देख लेते हैं किस तरह से ये नंबर लिखे हुए हैं, TQNK। ठीक है, अगले वाला क्या है हमारा, M है, N है, और ये है O हो गया और P हो गया। उससे अगले वाला, ठीक है, इसे देख रहे हैं लास्ट वाले टर्म जो हम देखेंगे तो ये हो जाएगा J, और ये इधर L है, और इधर N हो जाएगा, और इधर P। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो है बढ़ रहे हैं क्रम में। देखो ये जा रहा है उल्टा। ठीक है, KLMN, ठीक है, NOPQ तीसरे नंबर पे, Q के बाद T, ये भी जो है हमारा तीसरे नंबर पे जाएगा। इधर को साइन हमने बनाया, मतलब कि ये जो है बैकवर्ड चल रहा है। ठीक है, ये इतना आपको देख लेना है। इधर से अगर हम जाएँ MN 1 पे जा रहा है। ठीक है, O 1 पे जा रहा है, P 1 पे। ठीक है, इसी तरीके से JKL ये +2 पे जा रहा है, ये भी हमारा +2 पे जा रहा है, और ये भी हमारा जो है +2 पे ही जा रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा, सॉरी इधर को नहीं होगा, इधर को होगा। ठीक है, तो अगला नंबर हमारा होगा, हाँ जी, H होगा, जो कि +3 करके हम जो है जाएंगे HIJK। ठीक है, इधर से हमें जो है +1 करके बढ़ना है आगे। P के बाद Q, और इधर से हमें +2 करके आगे बढ़ना है। ठीक है, P के बाद QR, मतलब कि R, HQR आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही हमारा जो है आंसर होगा। इधर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अक्षर चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट। अब देखो क्या करना है, देखो पहले तो आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में समझाया है कि आप जो है क्वेश्चन के आंसर, मतलब ऑप्शन के ऊपर भी आपको जो है एक ओवरव्यू रखना है, जिससे कि हम जो है जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ENTER देखते पता भी चल रहा होगा, E भी है, N भी है, हाँ जी, TER ये तो है ही। ठीक है, ये तो होगा ही। इसी तरीके से पेरेंट, P भी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी,
पेरेंट पी भी आपको दिखाई दे रहा है, PARENT, ये भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी है। इसी तरीके से अगर हम टेम्पर इसकी बात करें, TEMPER, सॉरी एक ई और है, हाँ जी यार। देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट से फाइंड करने की कोशिश करें। देखो आपने खुद भी देखा होगा कि लास्ट में हमें जो है, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम कंज्यूमिंग वाली बात होती है, आप जो है पीछे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है, अब पैरेड है, ठीक है, पैरेड है तो पैरेड कैसे बनेगा, PAR। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ए, यहाँ पे मुझे 2 ए दिखा दे रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही ए दिखा दे रहा है, बाकी और ए है ही नहीं, ठीक है। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि डेवलपमेंट को ये लिखा जाता है तो इवैल्यूएशन को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। देखो डेवलपमेंट को कैसे लिखा है, DEVLOPMENT, ये है डेवलपमेंट। कैसे लिखा है उसने, देखो MENT, इसको जो है उल्टा कर दिया है। पहले तो देखो TN इधर से चला है उल्टे क्रम में, E और M इतना लिख दिया है। फिर बाकी जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको उसने क्या लिखा है, DEV, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, DEVELOP, ठीक है। बाकी के उसने इसको ऐसे लिखा है और इसको वाले 4 जो हमारे अल्फ़ाबेट है इनको उल्टे क्रम में लिख दिया है। यही हमें जो है इवैल्यूएशन में करना है। क्या होगा हमारा, EVALUATION, ठीक है। लास्ट के 4 अक्षर को हमें देखना है, NOIT, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी के जो अक्षर हैं हमारे ऐसे ही लिख देना है, EVALUA, ठीक है। ये आपको देख लेना। अब देखो ये मेरा कहाँ पे बन रहा है, NOIT, ठीक है। और बाकी जो है हमारा ये आपको हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Q1 है, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। देखो आप खुद से भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है देखो बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, ये बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब कि हम जो है इसको एक कॉलम वाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 5 3 4 से हमें जो है बनाना है 60। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, अब देखो 5 है, 3 है, 4 है, क्या करूँ, 5 × 15 चौका 60, गुना कर दूँ तो मेरा जो है 60 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 6 7 का भी आपको जो है करके देख लेना है। 2 6 7 गुना करें, 6 दूनी 12 और 12 7 84, ये हो जाएगा 84। इसी तरीके से आपको थर्ड में भी करना है, 3 5 2, 3 5 15 दूनी 30, हाँ जी। तो 30 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कथन है और मान्यताएं हैं। कथन देखो बाद में आता है, मान्यताएं जो है पहले मानी जाती हैं। अब देख देखते हैं क्या है कथन। उस दुकान में बेची गई सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की बनी है, ठीक है। दूसरा है, उस दुकान में कुछ रीको घड़ियां बेची जाती हैं, ठीक है। ये कथन है, उसने बोल दिया है, ठीक है। मान्यताएं क्या हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या वे इस कथन को जो है पूरी तरह से अनुकरण करती हैं, ये हमें देखना है। देखो मान्यता पहली क्या है, सफ़ेद धातु की बनी सभी घड़ियां रीको द्वारा बनाई जाती हैं। देखो उस दुकान में पहले तो क्या करा है, बेची गई सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की बनी होती हैं, सफ़ेद धातु की बनी है। उस दुकान में कुछ रीको घड़ियां बेची जाती हैं, सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ का मतलब थोड़ी रीको घड़ियां बेची जाती हैं। फिर वो मान्यता मान लिया, मान्यता क्या है, सभी धातु की बनी सफ़ेद धातु की बनी सभी घड़ियां जो है रीको द्वारा बनाई जाती हैं, तो ये तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या है, वो कुछ की बात कर दी है उसने, कुछ रीको घड़ियां बेची जाती हैं, ये कथन है उसका। अगर आप मान्यताएं ऐसा कर रहे हो और कथन जो है उसके अनुसार नहीं है, तो फिर जो है वो इसको अनुकरण नहीं करती है, ठीक है। तो सफ़ेद धातु की बनी सभी घड़ियां यहाँ पे जो है रीको द्वारा बनाई गई हैं, ये जो है हमारा फॉलो नहीं करता है। दूसरे का देख लेते हैं, कुछ रीको घड़ियां सफ़ेद धातु की बनी होती हैं, जैसा कि उसने बोला कुछ रीको घड़ियां बेची जाती हैं, और वो कह रहा है सभी घड़ियां सफ़ेद धातु की हैं और कुछ रीको घड़ियां, तो यहाँ पे जो है ये सेकंड है, फॉलो करता है। कुछ रीको घड़ियां, यहाँ पे कुछ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो है कुछ की बात कर रहा है। मान्यता जो है कुछ के अनुसार है, रीको घड़ियां सफ़ेद धातु की बनी है, तो ये जो है अनुकरण करता है। थर्ड देख लेते हैं, कोई भी रीको घड़ी सफ़ेद धातु की नहीं बनी है। रीको, अब देखो ऐसा तो है नहीं, वो खुद कह रहा है कि सफ़ेद घड़ियां यहाँ पे जो है बनी है, ठीक है, सारी की सारी सफ़ेद घड़ियां हैं उसमें, और कुछ रीको घड़ियां बेची जाती हैं। फिर वो कह रहा है कोई भी रीको घड़ी सफ़ेद धातु की बनी नहीं है। ये मान्यताएं अगर हम मान लें तो फिर तो जो है कथन जो है चलेगा नहीं ना, ठीक है। तो ये भी हमारा जो है रोंग है। इसी तरह अगर हम फोर्थ की बात करें, सफ़ेद धातु की बनी कुछ रीको घड़ियां उस दुकान में बेची जाती हैं। देखो फिर उसने जो है कुछ बोल दिया है, कुछ रीको घड़ियां उस दुकान में बेची जाती हैं सफ़ेद धातु की, उसके अनुसार जो है कथन है, ठीक है। उस दुकान में सभी घड़ियां सफ़ेद हैं,
और कुछ रीको घड़ियाँ बेची जाती हैं, तो उसके अनुसार जो है फोर्थ भी अनुकरण करती है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ, हाँ जी, सेकंड और फोर्थ जो है यहाँ पे अनुकरण करती है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कथन है, उसने बोल दिया कि कुछ छात्र जो है बुद्धिमान है, ठीक है, अंकिता एक छात्रा है। निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पे, देखो कुछ छात्र मंद बुद्धि हैं, ठीक है। जब कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ मतलब कि थोड़ा हिस्सा जो है बुद्धिमान है, तो थोड़े तो जो है मंद बुद्धि होंगे। जब भी तो बुद्धिमानों का पता चलेगा कि मतलब कि आधे जो है मंद बुद्धि होंगे, तभी तो जो है बुद्धिमानों का पता चलेगा कि आधे जो है बुद्धिमान है। तो इसका मतलब ये जो है फॉलो करता है, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, अंकिता एक छात्रा है, ठीक है, उसने छात्रा बोल दी। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकिता बुद्धिमान है। भाई वो छात्र की बात कर रहा है, कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो अंकिता तो छात्रा है, तो ये हम कह नहीं सकते कि वो बुद्धिमान है या मंदबुद्धि है। छात्रा के बारे में जो है उसने यहाँ पे कोई भी जानकारी दी नहीं है, तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि अंकिता बुद्धिमान है या मंदबुद्धि है। तो ये जो है हमारा रॉन्ग है। सिर्फ कथन फर्स्ट ही हमारा जो है अनुकरण करता है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, प्रश्न आकृति दी हुई है, उत्तर आकृति दी हुई है। हमें बताना है, देखो इस प्रश्न आकृति से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो, देखो किससे आपको पता चलता है, देखो ये वाला हिस्सा, हाँ जी ये वाला हिस्सा कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आके फिट कर दूँ, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है मैं यहाँ पे आके फिट कर दूँ, ये जो दो त्रिभुज हैं छोटे छोटे, ये अगर मैं यहाँ पे फिट कर दूँ तो क्या मेरा बन जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है, समझ रहे हो आप, ये वाला पार्ट हमारा जो है यहाँ पे आके फिट हो जाता है। मतलब कि हमारा जो है ए निकल चुका है इस प्रश्न आकृति से, ठीक है, बना सकते हैं हम। बाकी अगर आप इससे देख रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह का है भी नहीं है, ये वाला पार्ट भी नहीं है, ठीक है, और इस तरह से भी जो है हम नहीं बना सकते। तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। हाँ जी, प्रश्न आकृति दी हुई है। अब देख लेते हैं, प्रश्न आकृति है और इसको जो है हमें फुलफिल करना है, मतलब कि पूरा करना है, तो कौन सी आके जो है यहाँ पे फिट होगी वो हमें देखना है। अब देखो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ दो लाइनें बनानी है यहाँ पे, ठीक है। दो लाइनें बनाने के बाद ये देखो ये जो है दो लाइनें यहाँ पे आके बनेंगी, फिर ठीक है। अब देखो इस वाले में यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन जो इसके रिवर्स में होगी यहाँ पे जो है दो होंगी, ठीक है। ये वाली जो है दो लाइनें होंगी, तो यहाँ पे जो है जब आपको ये वाला बनेगा तो दो लाइनें आपको जो है जरूर बनेंगी, ठीक है। और ये वाला हिस्सा नीचे जो है हाफ सर्कल दिखाई देगा। तो ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, प्रश्न आकृति दी हुई है, उत्तर आकृति दी हुई है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी प्रश्न आकृति इस आकृति को जो है पूरा करेगी। देखो किस तरह की आकृति जो है यहाँ पे बन सकती है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, और बाकी जो है इसमें ऐसी कोई खास जानकारी है नहीं कि जो है इसको पूरा करेगी। सिर्फ यही दो लाइनें बनेगी, क्योंकि ये जो है डायगनली है, इस तरीके से ये जो डायगनली है, और बाकी इधर डायगनल पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें उत्तर आकृति देख लेनी है। देखो उत्तर आकृति क्या है, प्रश्न आकृति में निहित होनी चाहिए, तो कौन सी जो है यहाँ पे आके फिट हो जाएगी, आपको भी देखना दिखाई दे रहा होगा। देखो ये वाला जो हिस्सा है अंदर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कहाँ पे जाके फिट हो रहा है, ये यहाँ पे आके जो है फिट हो चुका है ऐसे, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। ये वाली आकृति जो है प्रश्न आकृति में निहित है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे प्रश्न आकृतियों के दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये हमें बताना है। देखो प्रश्न आकृति क्या है, ये हमारा जो है कागज है, ठीक है, फिर उसको इस तरह से मोड़ा है, फिर जब मोड़ दिया है ऐसा बन गया है, इसको फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, फिर उसमें जो है इस तरह के जो है दो छेद कर दिए गए हैं। उत्तर आकृति ए जैसा बनेगा, क्योंकि देखो जब ये वाला हिस्सा, यहाँ वाला जो हिस्सा है वो मुड़ा है, पीछे गया है, और फिर यहाँ से जो है उसको काटा है, तो मतलब कि दो बार उसको काटा होगा, तो दो बार जो है उसके स्क्वायर ऐसे दिखाई देंगे। फिर ऐसे ही उसने जो है दो बार नीचे से काटा है, तो मतलब कि दो बार जो है इसके स्क्वायर जो है नीचे दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने जो है सिर्फ ऊपर से और नीचे से इसको काटा है। तो यही वाली उत्तर आकृति जो है यहाँ पे आकर फिट हो जाएगी, ठीक है। ये आप चाहे तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, और वैसे भी आपको जो है पता होना चाहिए कि वो काट कहाँ से रहा है। लगाए वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।